नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आप जानती हैं कि हमारे चैनल पर आपको डेली ही जीके और जीएस के शॉर्ट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं, जिसमें हम आपके लिए डेली ही जो प्रश्न सॉल्व करवाते हैं वो होते हैं हमारे पूरे 30 एमसीक्यूज। ठीक है, कितने 30 एमसीक्यूज के इसमें यहाँ पर संकलन रहता है, यानी 30 प्रश्नों को हम लेकर आते हैं। और ये सारे जो प्रश्न होते हैं वो हमारे होते हैं एनसीईआरटी के बेस्ड पर आधारित। ठीक है, यानी सारे प्रश्नों को हम एनसीईआरटी के सिलेबस से यहाँ पर लेकर आते हैं। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, यानी इस प्रैक्टिस सेट को मैंने काफ़ी सारे एग्जाम को मैंने इसके जरिए टारगेट किया हुआ है। कौन कौन से एग्जाम है एक बार देखेंगे यहाँ पर। यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस का हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, सीबीटी हो, सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ का हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बैंक के देख लीजिए, पीओ क्लर्क, या फिर दिल्ली पुलिस की, यानी काफ़ी सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। आप लोग जानते हैं क्योंकि जीके और जीएस का जो टॉपिक है ये सारे ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड, अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे और आज के पहले क्वेश्चन से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को डेली सॉल्व करना, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट डेली ही मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है और इसको सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना जिसके तहत गंगा नदी का संरक्षण एवं शुद्धिकरण किया गया, किस वर्ष चालू की गई थी। एक योजना चलाई गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा, नमामि गंगे योजना। तो इसके तहत जो गंगा नदी का संरक्षण था, जो उसमें गंदगी है उसको दूषित, जो जल जिससे दूषित होता था उसको निकाला गया, तो जिससे शुद्धिकरण किया गया। तो यह योजना किस वर्ष चालू हुई आपसे पूछा गया है। ऑप्शन हमारे 5 अगस्त 2020, 12 अप्रैल 2019, 10 जुलाई 2014 या फिर 15 मार्च 2016। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 10 जुलाई 2014, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े हैं लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हमने इसमें लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, देश में श्रम सुधार हेतु 3 बिल पास कराए गए, जो स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता बिल 2020, औद्योगिक संबंध संहिता बिल, यहाँ से हटिए थोड़ा, औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2020, और तीसरा डैश डैश कौन सा है बताना है। जो श्रम सुधार था उसमें सुधार लाने के लिए 3 बिल पास करवाए गए थे 2020 में ही, जिसमें हमारा एक हो गया स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, दूसरा हो गया औद्योगिक संबंध संहिता, और तीसरा आपको यहाँ पर बिल बताना है कि वह 3 सा बिल कौन सा था। ऑप्शंस में देखेंगे, निश्चित अवधि रोजगार 2020, सामाजिक सुरक्षा बिल 2020, आर्थिक सुधार सुरक्षा बिल 2020, या फिर पुनः कौशल फंड बिल 2020। तो क्या है इसका सही जवाब, ये हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा बिल 2020, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिखेगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप भी मत कीजिए और आप क्लास को छोड़कर भी कहीं मत जाइए, पूरा एक बार आप वीडियो को देख लीजिए। थर्ड है हमारा, हरित क्रांति हेतु भारत में आरंभिक राज्य के रूप में किस राज्य को चुना गया, जबकि हरित क्रांति का जन्म स्थल पंतनगर नैनीताल को माना जाता है। इसमें पूछा है कि जो हरित क्रांति हुई थी भारत में जो कृषि के सुधार में, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में नई नई चीज़ों का विकास हो इससे, और उसकी स्थिति भी थोड़ी सुधरनी चाहिए, इसलिए हम हरित क्रांति को भारत में स्टार्ट किया गया था। तो उसमें पूछा है कि किस राज्य से इसको शुरुआत किस राज्य से हुई थी, जबकि जो हरित क्रांति का जो जन्म स्थल जो है वह पंतनगर नैनीताल को माना जाता है। तो बताइए हमारा ऑप्शंस क्या आएंगे, यहाँ पर ऑप्शंस भी देख लीजिए। हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर पंजाब। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो यह हो जाएगा इसका सही जवाब पंजाब। ठीक है, क्या हो जाएगा, पंजाब इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 अपना। इसमें पूछा है भारत में कृषि के विकास हेतु हरित क्रांति का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? बताइए, जो कृषि के विकास हेतु हरित क्रांति का आरंभ जो किया गया वह कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था? ये तो चालू हुआ। ऑप्शन देखेंगे एक बार। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो यह हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान। क्लियर हुआ? फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। इसमें पूछा है इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा हरित क्रांति शब्द का उत्पादन किया गया? ये जो जैसे योजना तो है हमारी, ठीक है, क्या है? हरित क्रांति। लेकिन इस शब्द का जो नाम इसका जो है हरित क्रांति, यह किसने रखा यह आपसे पूछा गया है। यानी इस शब्द के जनक कौन थे, उत्पादन किसने किया था? ऑप्शंस हमारे प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बोर्नल, सेकंड हमारा विलियम गॉड, थर्ड है एम.एस. स्वामीनाथन या फिर फोर्थ है डॉक्टर वी केलकर। तो यह थे विलियम गॉड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उम्मीद है आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही होगी और क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर हमारे पसंद आ रहे होंगे और लेवल भी इनका बहुत ही अच्छा लेवल हमने इसमें रखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर जो कि स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है जिसने भारत में सबसे पहले म्यूचुअल फंड आरंभ किया? ऐसी कौन सी संस्था है जिसने भारत में सबसे पहले म्यूचुअल फंड आरंभ भी किया और वह भारत की सबसे बड़ी संस्था भी वही है? ऑप्शन है हमारे FDI, UTI, GTI या फिर CVT। तो यह संस्था है UTI, ठीक है। कौन सी? UTI जो संस्था है वह सबसे बड़ी संस्था है म्यूचुअल फंड के मामले में और यह भारत में सबसे पहले जो फंड का जो तरीका है वो भी इसी ने स्टार्ट किया था। फिर देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है निम्न में से राजमार्ग के एक विशेष हिस्से पर यात्रा करने के लिए अधिकारी द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? बताइए कौन सा है? ऑप्शन हमारे सीमा शुल्क, यातायात कर, आय कर या फिर करापात। कौन सा जो कर है जो कि आपके लिए अधिकारी द्वारा लगाया जाता है राजमार्ग के एक विशेष हिस्से पर? तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यातायात कर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है सरकारी निजी भागीदारी के तहत बनाए जाने वाले रोड पर निवेश कितने साल तक वसूल सकते हैं? ठीक है, जो कर वसूल सकते हैं, जो सरकारी और जो निजी भागीदारी के उनकी जो भागीदारी के तहत जो बनाए गए हैं निवेश, तो उसके तहत कितने साल तक ये कर वसूल सकते हैं? ऑप्शन हमारे 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक या फिर 30 साल तक। तो कितने सालों तक ये कर वसूल सकते हैं? यह है 30 सालों तक कर वसूल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। विदेशों एवं रिजर्व बैंक आदि द्वारा लिए गए ऋण से प्राप्त वह आय जिससे सरकार पर भविष्य में देनदारियां बढ़ती हैं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऑप्शन से हमारे राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजकोषीय आय या फिर मैराटोरियम। तो ये क्या कहलाती हैं? यह कहलाती हैं पूंजीगत आय। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें पूछा है जब सरकार का बजट घाटे का है अर्थात आय से अधिक है तब उस घाटे को भरने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय अपनाए जाते हैं वह कहलाते हैं। जैसे सरकार ने कोई बजट बनाया और वह जो बजट है वो जो उसकी आय है उससे अधिक हो गया, तो वही अब उस घाटे को भरने के लिए सरकार क्या तरीके अपनी या फिर जो तरीके अपनाती है उसको पूंजी को भरपाई करने के, तो वो कौन कौन से तरीके हैं और या फिर क्या कहलाते हैं इसमें पूछा। ऑप्शन हमारे रेपो रेट, संबंधित तरलता अनुपात, हीनार्थ प्रबंधन या फिर मैराटोरियम। तो ये क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं संबंधित तरलता अनुपात।
ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें पूछा है किस देश की कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। कितनी है बताना है कि इसमें पूछा है कि कौन से देश की जनसंख्या है वो भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील। इसका भी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रूस। रूस की जो जनसंख्या है टोटल वह भारत की नगरीय जो नगरों में रहने वाले लोग हैं उनसे ही अधिक है। बस इतनी ही यहाँ की जनसंख्या है टोटल, जबकि ये काफ़ी बड़ा देश है और काफ़ी विकसित और देश भी माना जाता है ये। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है माउंट एल्ब्रस पर्वत श्रृंखला जो कि यूरोप के उच्चतम पर्वत श्रृंखलों में से एक है, कहाँ स्थित है। ये बताइए यहाँ पर कहाँ पर स्थित है ये माउंट एल्ब्रस पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ पर है, यूरोप के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उनमें से एक पर्वत शिखर है, लेकिन ये कहाँ पर है बताना आपको। ऑप्शन है हमारे जर्मनी में, रूस में, यूक्रेन में या फिर जापान में। तो इसका सही जवाब क्या बनता है, ये है मौजूद रूस में, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें पूछा है इनमें से किस देश में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया। कौन से देश में सबसे अधिक जनसंख्या, यह है इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है भारत द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों और कपड़ों का उपयोग करेंगे, इस आंदोलन द्वारा ली गई थी। जो एक मतलब उसी समय पे एक आंदोलन चल रहा था जो कि आपको इसमें से देखना है कौन सा है, जिसके दौरान भारत के लोगों ने, कुछ जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, उन लोगों ने शपथ ली कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों का ही यूज करेंगे, चाहे कपड़ा हो चाहे कोई भी चीज़ हो ए टू जेड, वो सिर्फ भारत में जो निर्मित होती है उसी चीज़ का यूज करेंगे और अंग्रेजों को द्वारा बनाई गई चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। तो बताना है कि किस आंदोलन के द्वारा ली गई थी शपथ ये। ऑप्शन हमारे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन। तो यह जो शपथ ली गई थी वह ली गई थी स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, जिसे बोलते थे स्वदेशी अपनाओ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है किस देश में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर की थी। ठीक है, कि जो फ्री इंडिया सेंटर उसकी स्थापना किस देश में की थी बताइए। यहाँ पर जापान में की, रूस में की, जर्मनी में या फिर इराक में। कहाँ पर करी इन्होंने, यह की थी इन्होंने जर्मनी में। ठीक है, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16। इसमें पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है। ऑप्शन हमारे नरगिस दत्त, रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय या फिर सुचित्रा सेन। तो यह है सुचित्रा सेन, ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में एवं किस वर्ष लागू किया गया। तो इसमें बताइए कि जो राष्ट्रपति शासन है वो पहली बार कब लागू किया गया और किस राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन हमारे पंजाब में किया गया 1991 में, 51 में, हरियाणा में किया गया 1952 में, तमिलनाडु में किया 1954 में या फिर झारखंड में 1972 में किया गया था। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ये हो जाएगा पंजाब में 1951 में। ठीक है, सबसे पहले पंजाब राज्य में 1951 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें है प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा किसको सौंपते हैं। जो अपने पद से इस्तीफा सौंपते हैं अपने पद से, तो वह किसे सौंपते हैं। ऑप्शन हमारे राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, महाधिवक्ता को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही जवाब इसका 1, राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, जब प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देना चाहें तो वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आता हमारा अगला। इसमें पूछा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
कब चुना गया था। ठीक है, ये तो पता, इसमें बता दिया कि किसको चुना गया, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यानी इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक बन सकता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो वह इसमें आंसर दिया हुआ राजेंद्र प्रसाद को। बट इसमें पूछा गया इस क्वेश्चन में कब चुना गया, 11 दिसंबर 1946 को, 14 नवंबर 1945 को, 15 जनवरी 1946 या फिर 15 अगस्त 1947 को। तो ये हो जाएगा, जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 11 दिसंबर 1946 को इनके लिए संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप, स्थायी अध्यक्ष के रूप में इनका चुनाव किया गया था। फिर आता है 20वां क्वेश्चन। इसमें पूछा है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये काफ़ी लोकप्रिय गीत है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, की रचना किसने की थी। ऑप्शंस हमारे अमर सेन ने, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, वी.आर. अम्बेडकर या फिर लाला लाजपत राय ने। तो यह करी थी श्यामलाल गुप्त पार्षद, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब बनता है। देखिए, हमने इसमें बताया कि आपको इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको देखने को मिलने वाले 30, जिसमें से हमने यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर अभी ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए, और इसमें से आपके भी मतलब आपने भी अभी इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व मेरे साथ ही किया, तो इसमें से आपके भी जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी सारे, यानी 18, तो इसमें से आपके भी सही रहे होंगे। और उम्मीद आपको मेरे क्वेश्चन का लेवल ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके इस क्लास को रेडी किया हुआ है। तो उम्मीद आपको क्लास भी पसंद आ रही हो। अगर आपको अच्छी लग रही क्लास, तो साथ ही साथ क्लास के, ऐसा नहीं क्लास के लास्ट में, क्योंकि फिर आप भूल जाते हो, तो क्लास के साथ ही आप लोग लाइक भी कर दिया करो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपने ऐसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब मेरे चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की प्रैक्टिस सेट में डेली ही अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आप लोग भी बनाइए हमारे साथ, बाकी हम तो मेहनत आप लोगों की करते ही हैं। फिर आता है हमारा, मुगल सेना नायक जयसिंह के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर साक्षर कब किए थे। ऑप्शंस हमारे 1625 में, 1672 में, 1665 या फिर 1613 में। तो कब किए थे ये इन्होंने पुरंदर की जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर, तो ये किए थे इन्होंने 1665 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब इसका बनता है। फिर ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है 1857 के प्रथम, थोड़ा सा हट गया है, इसे हटाएंगे, दोबारा से देखेंगे एक बार। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। जो 1857 में जो क्रांति हुई थी, तो उसी समय जो प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था उसी समय से, ठीक है, तो उसमें जो भाग लिया था पहली बार किसी महिला ने, तो वह महिला कौन थी। ऑप्शंस हमारे इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल या फिर मैडम भीकामा। तो यह थी बेगम हजरत महल, यानी ऑप्शन नंबर 22, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 22 है, बस ऑप्शन इसका तीसरा सही है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा है इनमें से किसके शासनकाल के दौरान मुगलों और मराठों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। बताइए किसका शासनकाल चल रहा था जब भारत में मराठों के बीच में और मुगलों के बीच में, मुगलों और मराठों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया। ऑप्शंस देखेंगे, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब या फिर शेर शाह सूरी। तो किस किस के बीच युद्ध हुआ था ये हुआ था औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब मुगल शासक और मराठाओं के बीच में फिर ये युद्ध होना स्टार्ट हो गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है। जब उनके लिए ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी महात्मा गौतम बुद्ध को, फिर इन्होंने जो उपदेश दिया पहला, वो कहाँ पर दिया। पहला क्वेश्चन बना कि पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया, वह दिया सारनाथ में, ठीक है, कहाँ पर दिया, सारनाथ में दिया। और इनको जो उस उपदेश को क्या कहा गया, ऑप्शंस देखेंगे एक बार, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण या फिर अस्तेय। तो ये हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, इनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां हमारे इसमें पूछा है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्रदेव को और किस नाम से पुकारा गया है। ऋग्वेद में जिन देवताओं का उल्लेख है उनमें से इंद्रदेव एक मेन है, मुख्य हैं, और इनको और किस नाम से पुकारा गया है वो बताना है आपको। ऑप्शन देखिए एक बार, पुरंदर के नाम से, पशुपति के नाम से, प्रजापति या फिर यशराज। तो इनको पुकारा गया है पुरंदर के नाम से, नहीं पुरंदर के नाम से भी इनके नाम की यहाँ पर व्याख्या की गई है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड 2030 यानी पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड 2030 की जो पब्लिक सर्वे रिपोर्ट है वो जारी करी है, वो किस देश ने करी है। ऑप्शन हमारे फ्रांस ने, यूनेस्को ने, यूक्रेन या फिर कीव। कौन सा देश है ये, तो यह देश है जिसने इसने पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड 2030 की, वह है यूनेस्को। क्लियर हुआ। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा है, किस राज्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए अधिनियम लागू किया है। कौन से राज्य ने जो संपत्ति की जो नुकसान होते हैं, जैसे कैसे मान लीजिए, देखिए जब वो कहीं पर कोई कांड हो जाता है या फिर कोई रीजन होता है तो काफ़ी लोग उपद्रव करने लगते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो उससे काफ़ी जो संपत्ति का भी है, ये भी एक संपत्ति का भी नुकसान हुआ। तो जो संपत्ति है ना, तो उसको काफ़ी नुकसान होता है, जैसे कि सरकारी बिल्डिंग्स है, वाहन है, इनको जला दिया जाता है, काफ़ी तोड़फोड़ करते हैं। तो उसकी वसूली के लिए इन्होंने एक अधिनियम लागू किया है कि अब वह जनता से ही वसूल करेंगे। सीसीटीवी कैमरे में, फुटेज में जो फोटो आएंगे तो वो उन लोगों से ही वसूला जाएगा। तो ऐसा अधिनियम लागू हुआ है। तो किसने किया है, ऑप्शन देखिए, हरियाणा ने, हिमाचल प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश या फिर नागालैंड ने। तो ये किसने किया है, ये किया है हरियाणा ने। ठीक, क्लियर हुआ। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा है, भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल की किस प्रतापी राजा से है। जो भारत की उत्पत्ति हुई, भारत देश की, उसकी जो उत्पत्ति हुई तो किस प्राचीन काल के कौन से राजा से इनका संबंध यहाँ पर मतलब कहानियों में, पुराणों में या फिर वेदों में देखने को मिलता है। भरत चक्रवर्ती, महाराजा रणजीत, शुद्धोधन या फिर चक्रवर्ती सम्राट अशोक। तो यह है भरत चक्रवर्ती। ठीक है, चलिए फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह भाषाओं को बोले जाने वाले को क्या कहा जाता है। जो ऑस्ट्रिक भाषा समूह है उनकी जो भाषाएं हैं, उनको जो लोग बोलते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे किरात, किबिच, फ्रेंचियन या फिर रसियन। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ये हो जाएगा किरात, यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30। और इसमें पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं संथाली, मैथिली, बोडो डैश डैश है। यानी चौथी भाषा आपको बतानी है। जो भारत के संविधान 8वीं अनुसूची में जो 4 भाषाएं नई जोड़ी गई, एक तो संथाली थी, सेकंड थी मैथिली, थर्ड थी बोडो और चौथी आपको बतानी है कौन सी है। ऑप्शन से एक बार देखेंगे, बंगाली है, खड़ी बोली है, डोंगरी या फिर इराती। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डोंगरी। ठीक है, डोंगरी भाषा भी इसी में को ऐड किया गया। संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्लियर। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने आपको आज पूरे 30 प्रश्न आपको मैंने हल करवा दिए और अच्छे से इनको एक्सप्लेन भी किया और अच्छे से मैंने इन चीज़ों को समझाया आपके लिए। और उम्मीद है आपको क्लास तो पसंद आई होगी, साथ ही साथ आपको एक एक क्वेश्चन का पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे सारे एग्जाम के लिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। आपको थंबनेल में भी मतलब दिखे जाएंगे जो एग्ज़ाम की मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में। तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए क्लास सफिशिएंट है और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं अपने चैनल पर डेली ही अपलोड करती हूँ। अगर आप चाहते हो उनका फ़ायदा उठाना तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपने फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, उनको अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। और हम लोग तो अपना सपोर्ट बना ही रहे हैं, मतलब हम तो आपके लिए मेहनत करते हैं, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अपना सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही आप सब अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।